मैं हूं अमित सहगल और आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने स्टडी किया था प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं वे सब हमने स्टडी किए थे। ठीक है बच्चों, तो उसमें हमने कौन कौन से मेथड स्टडी किए थे एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं फास्ट फास्ट। कौन कौन से मेथड रिवाइज किए थे बच्चों, उसमें कौन कौन से मेथड किए थे हमने। तो सबसे पहले जो मेथड हमने किया था बच्चों हेलो एल्केन बनाने का वो क्या था, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड बनाते थे। तो उसमें हमने किस किस के साथ रिएक्शन कराई थी बच्चों, उसमें हमने HX के साथ रिएक्शन कराई थी, हमने PCl5 के साथ रिएक्शन कराई थी, PCl3 के साथ एल्कोहल की रिएक्शन कराई थी और SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई थी जिसको हम डार्जन्स रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों। और उसके बाद हमने सोडियम ब्रोमाइड के साथ भी एल्कोहल की रिएक्शन कराई थी। फिर हमने हेलो एल्केन बनाने का एक और तरीका देखा था। उसके बाद कौन सा बच्चों, हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलो एल्केन, या जिसको हमने कहा था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, वो वाला मेथड किया था। उसके बाद हमने थर्ड मेथड और किया था बच्चों, कौन सा, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन हमने HX के साथ कराई। एल्कीन की रिएक्शन हमने बच्चों एल्कीन का क्या कराया, हैलोजिनेशन कराया, जिसमें हमने एल्कीन की रिएक्शन CCl4 सॉल्वेंट के साथ, CCl4 सॉल्वेंट की प्रत्यक्ष से किसके साथ कराई थी बच्चों, किसके साथ कराई थी, ब्रोमीन के साथ कराई थी, क्लोरीन के साथ कराई थी। तो वही सारा हमने स्टडी किया है अभी तक। अब उसके आगे ये प्रिपरेशन मेथड बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हेलो एल्केन का। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम स्टडी करने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं अब हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां से हम स्टार्ट करेंगे किससे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन क्या हेडिंग लिखेंगे बच्चों हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। की हेलो एल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी होती है। यहां पर एक प्रॉपर्टी बच्चों में हेलो एरीन्स की भी डिस्कस करूंगा एक साथ के साथ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स कर सकते हैं आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखो बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूं हेलो एल्केन की। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या लिख रहा हूं कि जनरली, जनरली सामान्यतः बच्चों, जनरली एल्काइल हैलाइड, जिनको हम हेलो एल्केन कह रहे हैं, जनरली एल्काइल हैलाइड आर क्या होते हैं बच्चों, जनरली एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस। कैसे होते हैं बच्चों, कलरलेस। बट एल्काइल, ध्यान से देखना बच्चों, बट एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड, एंड एल्काइल आयोडाइड gives color, gives color when exposed to, when exposed to light। जब हम इनको लाइट में एक्सपोज करते हैं तो बच्चे कौन कौन से, एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल ब्रोमाइड क्या देते हैं, हमें कलर देते हैं। और जनरली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन कौन कौन, एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल ब्रोमाइड, जब हम इनको लाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये बच्चों क्या देते हैं, कलर देते हैं। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो मैंने कहा जनरली ये जनरल प्रॉपर्टी है तो कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ कलर भी शो करते हैं, लाइट भी पड़ती है। लेकिन यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं बच्चों सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी से। क्या लिख रहा हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिख रहा हूं बच्चों में, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये हेडिंग है बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट से हमसे ऑर्डर पूछा जाता है बच्चों, तो ये बड़े ध्यान से आपके समझ रहे हैं। अब देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं यहां बच्चों, देखो एक बार ध्यान से, एल्केन लिख रहा हूं CH3। कौन सा एल्केन है बच्चों, 2 कार्बन वाला है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। और जब इथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं बच्चों, किससे, बाय 1 हाइड्रोजन एटम, चलो Cl ले लेता हूं मैं, Br, आप Br ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। तो किसी भी हाइड्रोजन एटम से जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं यहां से, तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 Cl। ये क्या बना है बच्चों, देखो ये बन गया हेलो एल्केन, क्लोरो इथेन। किससे बनाया है हमने, इथेन से। तो बच्चों ये जो क्लोरो इथेन है और ये आपके पास सिंपल इथेन है, मतलब एक आपके पास हेलो एल्केन है और एक आपके पास एल्केन है। तो क्वेश्चन अराइज दैट कि इनमें से दोनों में से
एल्केन यानी इथेन और क्लोरोइथेन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चों? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखो मैं आंसर लिख रहा हूं इसका, मैं लिख रहा हूं यहां बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोइथेन CH3CH2Cl इज ग्रेटर देन CH3CH3। मतलब क्लोरोइथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? उसके पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन से। बच्चों मैंने पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन यहां पे वर्ड यूज किया है, आपके क्वेश्चन में गिवन था कि पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन से जो हेलोएल्केन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो उसको पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये बना किससे है? इसी से तो बना है, यही तो उसका पेरेंट्स है, इसी से तो बना है बच्चों। ये जो क्लोरोइथेन है किससे बनाया है हमने? इसी से बनाया है, इसलिए इसको हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? इसका। अब सर क्यों? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसका क्यों नहीं है? तो बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि देखो यहाँ पे Cl और इधर कार्बन है, बॉन्ड किस किस के बीच है? कार्बन और Cl के। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर कैसा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर देखो बॉन्ड किस किस के बीच में है बच्चों? कार्बन और कार्बन के बीच में है। तो कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? सेम होती है। तो यहाँ पे किसका डिफरेंस है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN लिख रहा हूं बच्चों, अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, क्या होगा बच्चों? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, मतलब क्या? पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होगा तो हाईएस्ट क्या हो जाएगी इसकी? पोलैरिटी। तो हाईएस्ट क्या होगी बच्चों? हाईएस्ट होगी पोलैरिटी। अगर हाईएस्ट पोलैरिटी होगी तो इनके बीच में बच्चों क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितनी ज्यादा इन बॉन्ड की पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्शन भी यहां पर उतना ही ज्यादा है। तो क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे बनेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा बच्चों? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमने हीट ज्यादा करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और एक रीजन और इससे अलग बच्चों, ये तो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, और पोलैरिटी ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसके साथ साथ बच्चों देखो इसका मोलर मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इथेन। तो मोलर मास भी क्या होगा बच्चों? इसका हाई मोलर मास, हाई मोलर मास किसके कंपैरेटिवली? इथेन के। सो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? सो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट। तो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट या हायर, बॉइलिंग पॉइंट हायर देन इथेन। तो बच्चों ये रीजन है कि क्यों इसका क्लोरोइथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इथेन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो जल्दी से बच्चों आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे कुछ केस ले रहा हूं, कुछ केस स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं केस फर्स्ट लेता हूं। केस फर्स्ट में मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखना, इफ एल्काइल हैलाइड इज सेम but different halogen atom। देखो बच्चों फर्स्ट केस मैंने क्या लिखा है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है हमने कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। यदि एल्काइल हैलाइड हमारे पास सेम होंगे लेकिन हैलोजन एटम क्या होंगे? डिफरेंस। कैसे? आपके पास ये है CH3 मिथाइल ग्रुप है बच्चों, इसके साथ मैंने फ्लोराइड लिया है। यहाँ पे फिर मैंने एल्काइल ग्रुप क्या लिया बच्चों? मिथाइल, ये तो सेम है, इसके साथ मैंने क्लोराइड ले लिया। फिर मैंने बच्चों क्या लिया है? मिथाइल ग्रुप, ये सेम है, फिर मैंने इसके साथ ब्रोमाइड ले लिया। फिर हमसे पूछा जाता है बच्चों CH3 आयोडाइड। तो ध्यान से देखिए सब में मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, मतलब एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है बच्चों? सेम है। ओ सॉरी बच्चों, इफ एल्काइल हैलाइड नहीं बच्चों, एल्काइल ग्रुप लिखेंगे बस यहाँ पे। इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम बट डिफरेंट हैलोजन एटम, क्या होगी बच्चों? एल्काइल ग्रुप सेम है, यहाँ पे नॉट एल्काइल राइट, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे भी सेम है, मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, और यहाँ पर भी क्या है बच्चों? मिथाइल है। लेकिन हैलोजन एटम डिफरेंट है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है। अब देखना है बच्चों हमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं बच्चों आपको कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो किससे सोल्व करेंगे? इससे बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास के। मोलिकुलर मास, जो कंपाउंड का मोलिकुलर मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो बच्चों ये तो एल्काइल ग्रुप तो सेम है। अब हमें देखना है कि जिनमें हेलोजन एटम का मोलर मास ज्यादा होगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बच्चों फ्लोरीन का तो आपको पता है कितना होता है, 20 होता है। क्लोरीन का पता है आपको 35.5 होता है। ब्रोमीन का भी आपको पता है, आयोडीन का भी आपको पता है 127 होता है। तो मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा मास किसका होता है बच्चों? आयोडीन का। तो इसका मतलब इसी का ही मोलर मास सबसे ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों? मोलिकुलर मास के। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनमें? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये होगा CH3 आयोडीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसके बाद CH3Br इसका होगा। इससे कम किसका होगा बच्चों? CH3Cl का होगा। और सबसे कम किसका जाएगा बच्चों? CH3F का। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा इसके केस में वो क्या होगा? ये होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्डर को लेके। यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लिया है, हो सकता है कि वो यहाँ पे इथाइल ले ले, प्रोपाइल ले ले, ब्यूटाइल ले ले। तो कोई सा भी अगर वो ग्रुप लेता है बच्चों तो उसी को थोड़ा ध्यान रखना है कि CH3 आयोडाइड, CH3 ब्रोमाइड, CH3Cl, CH3 फ्लोरीन, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब देखिए केस सेकंड की मैं बात करता हूं। केस सेकंड, यहाँ पे केस सेकंड क्या होगा बच्चों? अब की बार हम क्या करेंगे कि जो एल्काइल ग्रुप है इसको डिफरेंट लेंगे और हेलोजन एटम क्या करेंगे बच्चों? सेम करेंगे। मैं लिख रहा हूं केस सेकंड। इफ एल्काइल ग्रुप, इफ एल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट, if alkyl group is different but halogen atom are same, but halogen atom are same। देखो बच्चों क्या होगा? एल्काइल ग्रुप अब की बार डिफरेंट है, हेलोजन एटम अब की बार क्या है? सेम है। हेलोजन एटम क्या है बच्चों? अब की बार सेम है। तो देखो बड़े ध्यान से इसके लिए, अगर ऑर्डर आपके पास ये है CH3 फ्लोरीन, चलो ब्रोमीन ले लेता हूं मैं, CH3 यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? CH3 जो है यहाँ पे वो आ जाएगा आपके पास ब्रोमाइड, ये तो सेम है। ग्रुप क्या आएगा? CH2 ब्रोमाइड, ये जाएगा। तो CH3Br, CH3CH2Br। इसके बाद बच्चों CH3CH2CH2Br और इसके बाद बच्चों CH3CH3CH, सॉरी यहाँ पे CH2 और Br। देखिए बच्चों केस क्या बन रहा है? यहाँ पे भी ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है। तो सभी में हेलोजन एटम तो क्या है? सेम है, लेकिन एल्काइल ग्रुप क्या है बच्चों? डिफरेंट है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है और यहाँ पे बच्चों पेंटाइल है। तो इसके लिए कैसे हम देखेंगे? तो हम देखेंगे बच्चों इसके लिए भी सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलर मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके? मोलर मास के। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। तो किसका मोलर मास ज्यादा होगा बच्चों? इसका ज्यादा होगा इसका। तो सीधी सी बात है बच्चों, इसमें देखो कितने सारे कार्बन है, ब्रोमीन तो सबके साथ सेम ही है। तो जिसमें इतने ज्यादा कार्बन और ब्रोमीन सेम ही है तो उसका मोलर मास ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा बच्चों इसमें? तो ऑर्डर ऑफ जो बॉइलिंग पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा बच्चों? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? इसका होगा। तो ये CH3CH2CH2CH2Br मतलब पेंटाइल ब्रोमाइड का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद CH3CH2CH2Br इसका होगा। फिर उसके बाद किसका होगा बच्चों? इथाइल ब्रोमाइड का होगा, CH3CH2Br। और सबसे कम किसका होगा बच्चों? मिथाइल ब्रोमाइड का। सबसे कम किसका होगा बच्चों? मिथाइल ब्रोमाइड का। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से हमने दो केस देखे हैं। कौन कौन से? कि अगर एल्काइल ग्रुप सेम हो, हेलोजन एटम डिफरेंट हो, तो कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा काम करेगा बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, हेलोजन एटम सेम हो, तो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट कौन सा रहेगा बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। अब केस थर्ड में देखते हैं बच्चों हम क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, अब केस थर्ड में देखना आप क्या होता है। यहाँ पे केस थर्ड में क्या देखेंगे? केस थर्ड बच्चे देखिए हम फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड।
आइसोमेरिक एल्काइल बॉन्ड के लिए सबसे पहले हमने देखा कि जिसमें एल्काइल ग्रुप सेम था लेकिन हेलोजन एटम डिफरेंट था। केस सेकंड हमने देखा है बच्चों जिसमें एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, हेलोजन एटम सेम है। अब थर्ड जो केस यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हाइड्राइड। आइसोमेरिक एल्काइल हाइड्राइड मतलब देखना बच्चों इसमें ध्यान से कि किसका ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है CH3 CH2 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 Br, ये है आपके पास। दूसरा आपके पास है बच्चों CH3 CH2 CH Br CH3, ये है आपके पास बच्चों। तीसरा जो है यहाँ पे CH3 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 और Br। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों ये तीनों आइसोमर है एक दूसरे के। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर में होते हैं बच्चों जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तब तो सर इनका मोलर मास भी सेम है। बिल्कुल बच्चों इनका मोलर मास भी सबका सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 4 कार्बन है, 1 ब्रोमीन है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 1 ब्रोमीन है। इसमें भी कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है, 1 ब्रोमीन है। और हाइड्रोजन एटम भी अगर आप काउंट करोगे तो सब में सेम ही है। तो जब हाइड्रोजन सेम, कार्बन सेम, ब्रोमीन सेम, तो इनका क्या बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम और इनका मोलर मास भी सेम। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज हम अभी या जो कॉन्सेप्ट हम पीछे लगा रहे थे दोनों केस में कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, तो बच्चों वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा, मैं लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपके पास आइसोमर है, इस टाइप के अगर आइसोमर है तो वहां पे मोलर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास, वो कॉन्सेप्ट बच्चों हम यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखना बच्चों क्या लिखना हूं, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन, या इन शॉर्ट इसको बच्चों में बोल सकता हूं ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे साइड चेन बढ़ती जाती है, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या होता है, कम होता जाता है। तो ये देखो बच्चों ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांच है, एक ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे तो ब्रांच बहुत ज्यादा होगी। तो ये क्या लिखा है मैंने कॉन्सेप्ट कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किसका होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर उससे कम इसका होगा। अब बात आती है कि सर ऐसा क्या हो गया कि ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इससे क्या हुआ। देखो जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होती जाती है बच्चों, जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होती जाती है, तो देखो ये स्फेरिकल शेप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होती जाती है बच्चों तो सरफेस एरिया कम होता जाता है। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो बच्चों इसमें वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो यही रीजन है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाती है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये 3 केस हमने पढ़े हैं। तीनों केस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में। आप उनमें से जब सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों मैं प्रॉपर्टीज की लिखवा रहा हूँ। थर्ड जो प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हेलोएल्केन का नहीं लिखवा रहा हूँ बच्चों, किसका लिखवा रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाई हेलोरीन। यहां से यही क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, और इससे ज्यादा कोई इसमें है नहीं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाई हेलोरीन्स। तो डाई हेलोरीन्स कैसे देखना, डाई हेलोरीन्स सर, डाई हेलोरीन्स तो इसका मतलब आपने ये कहा था कि अगर बेंजीन रिंग है और उस पर 2 हेलोजन एटम है तो इसको हम डाई हेलोरीन कहेंगे। ये डाई हेलोरीन है, बिल्कुल बच्चों, एक तो ये डाई हेलोरीन है। अब आपने देखना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे किसकी बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की। तो डाई हेलोरीन है आपके पास, दूसरा डाई हेलोरीन ये हो जाएगा, और तीसरा जो डाई हेलोरीन है वो क्या होगा बच्चों, तीसरा डाई हेलोरीन जो है बच्चों वो भी क्या होगा, यहाँ होगा। बच्चों सेम ही है, मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम है, और मोलिकुलर फॉर्मूला अगर सेम है तो यहाँ पे कोई इस टाइप का कॉन्सेप्ट तो काम नहीं आएगा। मोलर मास वाला या मोलिकुलर फॉर्मूले वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बच्चों तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा आइसोमर है, और ये बच्चों कौन सा है, ये है पैरा आइसोमर। तो ये कैसे है, ये ऑर्थो आइसोमर है, ऑर्थो आइसोमर, ये मेटा आइसोमर, ये पैरा आइसोमर। अब
कैसे पता चलेगा कि इनमें से मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका है? तो बच्चे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सॉलिड स्टेट का है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक चीज और बता देता हूं बच्चों मैं आपको यहीं पर कि अब की बार सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है जो कि लास्ट ईयर जो बच्चे थे आपके जो सीनियर है जो पास आउट होके चले गए, तो उनको उनके पास ये सॉलिड स्टेट चैप्टर नहीं था, सीबीएसई ने इसको हटा दिया था वहां से। लेकिन अब की बार आपके सिलेबस में फिर से सॉलिड स्टेट चैप्टर ऐड किया गया है। ये कुछ थोड़ा चेंज किया है, सॉलिड स्टेट चैप्टर ऐड किया गया है और नाइट्रोजन फैमिली है वो आपके सिलेबस में ऐड कर दी गई है। हालांकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट भी और जो नाइट्रोजन फैमिली है वो भी बहुत ज्यादा है। तो शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि सीबीएसई ने इनको फिर से इंक्लूड कर दिया सिलेबस के अंदर। तो डोंट वरी बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे चैप्टर है, आपको वे क्लियर होंगे। तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि बर्डन नहीं लेना कि सीबीएसई ने क्या किया और 2 चैप्टर पढ़ा दिए। तो डोंट वरी बच्चों, उनको हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे मैं थोड़ा अप्लाई कर रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये बच्चों जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिमेट्री के। किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों? सिमेट्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर कॉन्सेप्ट क्या लगाया आपने? कॉन्सेप्ट लगाया है बच्चों कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग एफिशिएंसी के, और पैकिंग एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिमेट्री के। मतलब जो कंपाउंड जितना ज्यादा सिमेट्रिक होगा बच्चों उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये है बच्चों कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत अच्छे से उसमें पैक हो सकते हैं। अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है बच्चों कि उसमें जो पार्टिकल्स है बहुत क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं, अच्छे से उसमें फिट होते हैं। और जब पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं, अच्छे से फिट होते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तीनों का केस में देखो बच्चों, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक आपको उनमें से कौन सा दिखाई दे रहा है? ये ज्यादा सिमेट्रिक है, ये ज्यादा सिमेट्रिक है, ये ज्यादा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये है बच्चों, आप ध्यान से देखो, ये एक आपने ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट फिट कर लिया क्लोरीन, 1 2 3 पोजीशन पे दूसरा है, 1 2 3 पोजीशन, जितनी डिस्टेंस में इधर से चलता हूं उतनी डिस्टेंस पे इधर है। अगर यहां से देखो जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पर ये है। इसमें देखो बच्चों, इसमें यहां डिफरेंस है, यहां पे कितना 1 2 3, यहां पे 3। अगर मैं इस साइड से चलता हूं 1 2 3 4, ये सिमेट्रिक नहीं है बच्चों। सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा सिमेट्रिक बच्चों पैरा वाला होता है। कैसे? क्योंकि दोनों साइड में, अगर इस साइड से मैं चलता हूं तो सेम डिस्टेंस पे है, इस साइड से जाता हूं तो सेम डिस्टेंस पे है, तो ये बच्चों मोर सिमेट्रिक होता है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी किसका होगा? पैरा का। उसके बाद इससे थोड़ा कम सिमेट्रिक ये होता है, सबसे कम सिमेट्रिक ये होता है। आपको एक चीज बताऊं बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे यूपी में आगरा में गए होंगे। आगरा में क्या करने के लिए? ताजमहल देखने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों की जो ताजमहल है वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है। अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो ताजमहल जो होता है वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होता है। तो आप एक बार जरूर देखना उसको जाके, ताजमहल को। उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें जितने भी वहां पे गेट बने हुए हैं वो सब बहुत सिमेट्रिक है। अगर आप इतनी डिस्टेंस पर आप इधर जाओगे तो सेम वही चीज मिलेगी आपको, अगर इतनी डिस्टेंस पे जाओगे इधर तो सेम वही चीज आपको मिलेगी। तो ताजमहल बच्चों बहुत सिमेट्रिक है। अगर आप जाओगे एक बार तो देख के जरूर आना आगरा में। अगर किसी भी काम से जाएंगे, स्पेशल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, घूमना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी और फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज की। हम बात करेंगे किसकी बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन, कुछ भी आप लिख सकते हो बच्चों। किसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं? एल्काइल हैलाइड की। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हम करने वाले हैं? तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं ये जनरली 3 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। मतलब 3 प्रॉपर्टीज हमने इनकी पढ़नी है, 3 टाइप की रिएक्शन हमने पढ़नी है। कौन कौन सी रिएक्शन हमने पढ़नी है बच्चों? यहाँ पे 3 रिएक्शन हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड की। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? 3 रिएक्शन। 3 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही पढ़नी है। जैसे 3 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो समझ लेना एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई। तो 3 रिएक्शन कौन सी है बच्चों? सबसे पहली रिएक्शन जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जितने भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, और ये आपके जितने भी आगे के चैप्टर है सब में काम आएगी। अगर आपने यहाँ पे ये रिएक्शन समझ ली तो समझ लेना कि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपके लिए बच्चों का खेल होगी, वो बहुत इजी हो गया बच्चों आपके साथ। अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ ली तो समझ लो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, आप उसके बिल्कुल मास्टर बन जाओगे बच्चों तुरंत। बस तो ये रिएक्शन आप लोगों ने समझनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है। दूसरी बच्चों हमने पढ़नी है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन दूसरी आपके पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरी जो बच्चों हमने रिएक्शन यहां पे पढ़नी है एल्काइल हैलाइड की, वो है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन विद मेटल। बस 3 रिएक्शन और समझ लो ऑर्गेनिक के आप मास्टर। तीनों रिएक्शन आप अच्छे से पढ़ो तो ऑर्गेनिक के आप मास्टर बन जाओगे। तो स्टार्टिंग कहां से करूंगा बच्चों में? स्टार्टिंग करूंगा मैं सबसे पहले रिएक्शन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको मैं लिख देता हूं NSR। मुझे बार बार ये वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने लिख दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR। तो इसी से स्टार्ट करते हैं बच्चों, फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे जल्दी से, NSR रिएक्शन। NSR लिख लेना बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किनको हम NSR रिएक्शन कहेंगे? अब देखो बच्चों, आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तो पता है कि क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमें पता है कि जब एक एटम सब स्टेट से एक एटम को रिमूव करता है, जब मान लीजिए कोई बाहर से कोई एटम आया है और वो कंपाउंड से किसी एक एटम को रिमूव करेगा, खुद उसकी जगह ऐड हो जाएगा, वही होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन। मान लीजिए एक बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठे हैं और एक बाहर से कोई स्टूडेंट आया, उसने एक स्टूडेंट को उठा दिया वहां से, खुद उसकी जगह बैठ गया, इसको बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन, कि उसने उसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो समझ में आ गया। ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर? बच्चे न्यूक्लियोफाइल होता है अटैकिंग रिएजेंट, यानी जो बाहर से वो आया है, जो बाहर से आया है उसी को ही हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे। अब इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चों, पहले मैं आपको लिखवा देता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसको कहेंगे? तो मैं कहूंगा द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, the reaction of nucleophile with haloalkane, the reaction of nucleophile with haloalkane and living group है बच्चों, and living group release by न्यूक्लियोफाइल, उसको हम कहेंगे बच्चों नोन एज NSR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको हम कहेंगे। किसमें? द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद हेलोएल्केन एंड लिविंग ग्रुप रिलीज बाय न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर समझ में नहीं आई बात क्या होती है बच्चों, यहाँ पे और क्लियर कर देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी रिएक्शन हो बच्चों, कोई भी, पूरे रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन होते हैं उसमें कुछ पार्ट होते हैं। एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों, एक तो होता है सबस्ट्रेट, अभी पता चलेगा बच्चों सबस्ट्रेट किसको कह रहा हूं मैं। एक होता है बच्चों सबस्ट्रेट, एक होता है अटैकिंग रिएजेंट। क्या होता है बच्चों? अटैकिंग रिएजेंट। कोई भी रिएक्शन हो उसमें बस यही चीज होती है, सबस्ट्रेट होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट होता है। अटैकिंग रिएजेंट मतलब अटैक करने वाला। भाई अगर सबस्ट्रेट किसको कह रहे हैं बच्चों? सबस्ट्रेट हम उसको कहते हैं जो कंपाउंड आपने लिया है, जिसके साथ आप रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। जैसे हम रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं? एल्काइल हैलाइड। तो मान लीजिए आपने क्लोरोथिल ले लिया, अभी रखा हुआ है आपके पास, वो क्या अपने आप रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा बच्चों, जब तक आप उसमें कोई रिएजेंट ऐड नहीं करोगे। तो सबस्ट्रेट आपके पास क्या है बच्चों? एल्काइल हैलाइड, मतलब जो कंपाउंड हमने स्टार्टिंग में लिया है उसी को हम क्या कह रहे हैं? सबस्ट्रेट। और जिसके साथ हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं या जो कंपाउंड आपने लिया है वो सबस्ट्रेट है। अब उसमें हम बाहर से क्या करते हैं बच्चों? कोई रिएजेंट ऐड करते हैं, तो वो रिएजेंट क्या होता है? उसी को मैं कह रहा हूं अटैकिंग रिएजेंट। अब सबस्ट्रेट आपने लिया है, इसमें आपने क्या डाला है? अटैकिंग रिएजेंट। और बच्चों आप क्या लेते हो? सोलवेंट भी तो लेते हो जिसके अंदर ये रिएक्शन कराते हो। क्या लेते हैं? सोलवेंट। और जैसे ही आपने सोलवेंट लिया तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है बच्चों? प्रोडक्ट।
तो कोई भी रिएक्शन है उसमें यही चीजें होती है बच्चों। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है, सोलवेंट होता है, और फिर आपके पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो अटैकिंग रिएजेंट होता है ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये दो टाइप का होता है। एक तो क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। अगर अटैकिंग रिएजेंट आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट, तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चूंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट क्या होगा हमारे पास, एल्काइल हैलाइड, और सोलवेंट होगा, फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल में लेके यहाँ पे करा रहा हूं। ये है हमारे पास बच्चों CH3 CH2Cl। ये क्या है बच्चों आपके पास, एल्काइल हैलाइड, मतलब सबस्ट्रेट है। क्लियर है, ये क्या है बच्चों हमारे पास, सबस्ट्रेट CH3 CH2Cl प्लस अटैकिंग रिएजेंट। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल हम बच्चों को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, वही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपके पास बच्चों क्या है, सबस्ट्रेट है। अब देखो कुछ रिएक्शन तो हमारी ऐसी है कि उनमें बच्चों ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है यही एक्ट करता है जो सोलवेंट। कुछ रिएक्शन ऐसी है कि उनमें सोलवेंट हमें अलग से लेना पड़ता है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है हमारे पास, उसमें अलग से सोलवेंट लेने की जरूरत नहीं है। जो सोलवेंट है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। जैसे वाटर है बच्चों, तो वाटर क्या देता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव होता है उसमें वो किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की। तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसे हमारे पास जिसमें अटैकिंग रिएजेंट सोलवेंट का ही काम करता है, सोलवेंट अटैकिंग रिएजेंट का काम करता है। अब देखो आपके पास यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, कहां पे अटैक करेगा बच्चों, अब ध्यान से देखोगे, कार्बन और क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, यही होता है। तो बच्चों ये कहां अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किसके पास, इस पॉजिटिव चार्ज पर, इसको यहां से क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। बच्चों जो स्पीसीज बाहर निकलती है यार, इसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल, ये सारा क्या था, सबस्ट्रेट, ये अटैकिंग रिएजेंट, बनने वाला क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ ऐड हो जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, इसलिए हम इसको कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यही रिक्वायरमेंट है, द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद हेलो एल्केन। द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन किसके साथ, हेलो एल्केन के, एंड लिविंग ग्रुप रिलीज बाय न्यूक्लियोफाइल। और ये बच्चों देखो लिविंग ग्रुप क्या हो गया, बाहर निकल गया, किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। इसी को हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया बच्चों बात, मैं फिर से एक बार समझाता हूं आपको। द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद हेलो एल्केन, रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद हेलो एल्केन एंड लिविंग ग्रुप रिलीज। और ये जो लिविंग ग्रुप है बच्चों, Cl क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इजीली बाहर निकल जाता है। तो एंड लिविंग ग्रुप रिलीज बाय न्यूक्लियोफाइल, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो लिविंग ग्रुप कहां निकल जाता है बच्चों, बाहर निकल जाता है, प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाता है। तो अटैकिंग रिएजेंट कौन, न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और इसको क्या कर दिया, बाहर किया, तो इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बस ध्यान रखना है कि कोई भी रिएक्शन हो उसमें एक सबस्ट्रेट होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट होता है, सोलवेंट होता है, फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था, ये आपके पास सबस्ट्रेट था, और ये बनने वाला है आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। और ये जो बाहर निकला है इसको हम कहते हैं बच्चों लिविंग ग्रुप। तो क्या बाहर निकला है इसमें से, Cl नेगेटिव, तो Cl इसमें से क्या निकल जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा, तो उसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। तो ये थी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों जल्दी से आप। तो ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके टाइप्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स पढ़ेंगे। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो भी दो टाइप के होते हैं, पूरा डिटेल में इसको पढ़ना है बच्चों। NSR रिएक्शन क्या होती है न्यूक्लियो, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर है जैसे मैंने आपको बताया वो सारे इन तीनों रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। अगर ये तीनों आपको समझ में आ गई तो समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से आ गई। तो इसके जितने भी टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और
लास्ट में वही बच्चों, वीडियो को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना है, मेरे को बताना है कि सर हमें ये समझ में आ गई कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।